हेलो फ्रेंड्स, सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं गौरव राजपूत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं लक्ष्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी काफी अच्छी चल रही होगी। मेरे भाइयों, अपना जो राजस्थान ज्योग्राफी के लिए जो थ्योरेटिकल बैच अपन ने स्टार्ट किया था, जीरो टू हीरो बैच, उसके अंतर्गत एक एक चैप्टर अपन कंटिन्यूअस करते करते और आज क्लास लेके आ चुका हूं मैं। कौन से नंबर की बेटा? 36वें नंबर की क्लास आपकी आ चुकी है, 36। और जो टॉपिक आपका चल रहा है वो रहेगा मेरे भाइयों कौन सा? जलवायु, जिसके अंतर्गत भी 2 क्लास में कंप्लीट ले चुका हूं। आज जलवायु में अपन क्या पढ़ने वाले हैं तो पहले वो सुन लीजिए बेटा। अपन चल रहे थे ऋतु के आधार पर जलवायु वर्गीकरण, जिसमें एक ऋतु को कंप्लीट कर चुके थे, ग्रीष्म ऋतु। अब जो आपकी आएगी ये रहेगी आपकी वर्षा ऋतु। ओके सर, तो यहां पे सबसे पहले तो अपन एक बात करते हैं, बाबा खाटू श्याम का आशीर्वाद लेते हुए डेली क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज भी मैं बाबा खाटू श्याम से मनोकामना करता हूं ऐसी कि मेरे जितने भी विद्यार्थी हैं इन सबके ऊपर बाबा खाटू श्याम का आशीर्वाद बना रहे। ओके बेटा, राम 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 राम, बहुत बढ़िया मेरे भाइयों। जब तक क्लास शुरू होती है तब तक भरतप्रिया जी सर बिल्कुल बिल्कुल, चलिए कोई बात नहीं मेरे भाइयों, जब तक क्लास शुरू होती है तब तक क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा आप लोग। अगली एक मोटिवेशन स्पीच के साथ क्लास को शुरू करेंगे अपन। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा, किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। बिल्कुल मेरे भाइयों, घर पे रहते रहते आप अगर ये सपने देख रहे हैं कि हम सरकारी गवर्नमेंट जॉब हासिल कर ले, तो घर पे रहते हुए सपने देखना भी थोड़ा ठीक है, लेकिन उसके लिए भी मेरे भाइयों पढ़ाई के अंतर्गत आपको उतरना होगा, अपने आप को त्याग करना होगा, अपने आप को पूर्णतः समर्पित करना होगा, अपना जो समय है उसे पूर्णतः किताबों में बिताना होगा, तो ही आपको ये सफलता मिलेगी मेरे भाइयों। आप सोचो कि आपके 1 महीने के अध्ययन करने से 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के अध्ययन करने से सफलता मिल जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसमें लंबा चलना पड़ता है, लंबा त्याग करना पड़ता है, सारे दोस्त छोड़ने पड़ते हैं, सारे घर वाले छोड़ने पड़ते हैं, रिश्तेदार छोड़ने पड़ते हैं, तब जाके आपको सरकारी गवर्नमेंट सुनिश्चित हो पाती है मेरे भाइयों। तो बेफिक्र रहिए, इसी प्रकार से मेहनत करते रहिए मेरे भाइयों। ओके डन, चलिए बहुत बढ़िया, राम राम मेरे भाइयों, राम राम, सभी को प्यार भरा नमस्कार पुनः। और अगली एक बात और, टॉपिक जो अपना चल रहा था बेटा वो कौन सा था? जलवायु। और जलवायु के अंतर्गत अपन कहां पे आ गए हैं तो बेटा अपन आ गए वर्षा ऋतु के अंतर्गत। कल अपन ने जो कंटिन्यूअस किया था वो ग्रीष्म ऋतु को कंटिन्यूअस किया था, जिसका मैंने समय बताया था मार्च से मध्य जून, जिसमें 3 घटनाएं मैंने आपको पढ़ाई थी, लू, आंधी और भभुल्या। ग्रीष्म ऋतु की वह घटना जिसमें हवाएं शुष्क व गर्म होती हैं और तापमान को बढ़ाती हैं, उसे लू कहते हैं। सबसे ज्यादा चलती है बाड़मेर में। आंधी मैंने पढ़ाया था ग्रीष्म ऋतु की वह घटना है जिसमें धूल भरी व आर्द्रता से युक्त हवाएं चलती हैं जो तापमान को कम कर देती है, उसे आंधी कहते हैं। और ये सबसे ज्यादा चलती है श्रीगंगानगर में। और तीसरी जो घटना पढ़ाई थी वो आपको पढ़ाई थी भभुल्या, कि ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली धूल भरी चक्रवाती हवाओं को क्या कहते हैं? भभुल्या, जो सबसे ज्यादा घटना घटित होती है बीकानेर में। कुछ और भी बातें मैंने की थी सारी चीजें होंगी मेरे भाइयों, सारी चीजें होंगी, आपके कमेंट में बाद में भी देखता रहता हूं, सारी चीजें होंगी, आप बेफिक्र रहिए। लेकिन उसके लिए समय चाहिए होता है, आप सब चीजें कंटिन्यूअस एक एक करके आएंगी आपके सामने। अब चलते हैं वर्षा ऋतु के अंतर्गत। और वर्षा ऋतु में सबसे पहले तो आप समय ध्यान रखेंगे। इसमें जो समय रहेगा बेटा वो आपका रहेगा मध्य जून से, और मेरे भाइयों कब तक रहेगा? सितंबर तक रहेगा। मध्य जून से सितंबर तक इसका समय रहेगा वर्षा ऋतु का। जो ये घटना है आपकी वर्षा ऋतु में जो घटना घटित होगी वो कौन सी रहेगी मेरे भाइयों, तो वो भी आप ध्यान रखेंगे। वर्षा ऋतु में घटित होने वाली घटना को आप कहेंगे क्या? मानसून। तो वर्षा ऋतु में बेटा एक ही घटना घटित होगी और जिसको आप क्या कहेंगे मेरे भाइयों? मानसून। अब यहां पे मानसून को समझिए आप सबसे पहले। तो सबसे पहले तो ये कि मानसून शब्द की उत्पत्ति, मानसून शब्द की उत्पत्ति कल को आपसे पूछे कि किससे हुई है, तो ध्यान रखना मानसून शब्द की जो उत्पत्ति है बेटा वो अरबी भाषा, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के, और मेरे भाइयों ये शब्द जिसको आप कहेंगे मौसम, तो मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। तो मानसून शब्द की जो उत्पत्ति है मेरे भाइयों वो कौन सी भाषा से बेटा? अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। पहली बात तो ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है सर। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है मेरे भाइयों कि आपके भारत या राजस्थान के अंतर्गत मानसून का जनक किसको कहा जाता है। तो मेरे भाइयों जिन्होंने भारत के मानसून के बारे में विस्तृत रूप से व्याख्या करके बताया उनका नाम है मेरे भाइयों, जिन्हें आप कहेंगे अल मसूदी।
क्या है बेटा? अल मसूदी। तो मानसून का जो जनक कहा जाता है मेरे भाइयों, वो किसको कहा जाता है? अल मसूदी को कहा जाता है। और तीसरी बात ये ध्यान रखनी है कि मानसून का अर्थ क्या होता है। कल को पूछे कोई मानसून का अर्थ क्या होता है, तो वो मैं बताता हूं। सबसे पहली बात तो ये कि मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के कौन से शब्द से हुई है मेरे भाइयों? मौसम शब्द से हुई है। पहली बात, मानसून का जो जनक कहा जाता है अपने भारत या राजस्थान के अंतर्गत, वो भी ध्यान रखेंगे, किसको कहते हैं? अल मसूदी को। अब मानसून का अर्थ क्या होता है मेरे भाइयों? जब मानसून नहीं आता है तो उससे पहले हमारे यहां हम कौन सी ऋतु पढ़ के आ रहे हैं? ग्रीष्म ऋतु। बिल्कुल राइट सर। ग्रीष्म ऋतु में हमारे यहां टेम्परेचर क्या होता है? हाई होता है। और जब तापमान अधिक होगा तो वायुदाब कम होगा। ये भी ठीक है सर, तापमान अधिक होगा तो वायुदाब कम होगा। उस टाइम पे आपके हिंद महासागर जो जलीय भाग है, वहां पे तापमान कम और वायुदाब अधिक होता है, क्योंकि जलीय भाग की प्रकृति होती है देर में गर्म होना और देर में ही ठंडा होना। तो वहां से आपकी जब ये पवनें आर्द्रता से युक्त होकर आपके राजस्थान या भारत में आती है, और जैसे ही मानसून भारत में आता है धीरे धीरे वर्षा कराता है, तो जो टेम्परेचर हाई था वो जैसे जैसे वर्षा होती है तो टेम्परेचर डाउन होने लगता है और वायुदाब बढ़ने लगता है। ऐसे इस प्रकार से टेम्परेचर डाउन होता है और वायुदाब बढ़ने लगता है। और जैसे टेम्परेचर बिल्कुल डाउन हो जाता है तो ग्रीष्म ऋतु चली जाती है और वर्षा ऋतु संलग्न हो जाती है। तो आपके मानसून का अर्थ बताया गया है कि इसके आने के बाद ऋतु में क्या होता है? परिवर्तन। ग्रीष्म ऋतु खत्म हो जाती है और वर्षा ऋतु शुरू हो जाती है। तो ध्यान रखेंगे, इसका अर्थ रहेगा मेरे भाइयों आपका ऋतु में परिवर्तन। क्या रहेगा बेटा? ऋतु में परिवर्तन। ओके सर। तो वर्षा ऋतु का जो मीनिंग होता है बेटा वो रहेगा ऋतु में परिवर्तन, या मेरे भाइयों आप ये भी कह सकते हैं कि मौसमी हवाओं की दिशा में परिवर्तन। मौसमी हवाओं की दिशा में परिवर्तन। जी गुरुजी। तो इसका सीधा सीधा सा मतलब ये रहा कि जो अपन घटना पढ़ने के लिए जा रहे हैं मानसून, उस मानसून शब्द की उत्पत्ति बेटा अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। पहली बात, मानसून का जनक अल मसूदी को कहते हैं और अर्थ होता है मानसून का ऋतु में परिवर्तन या मौसमी हवाओं की दिशा में परिवर्तन। पहले ये बताइए कि यहां तक बात आपकी डन है? डन है तो मेरे भाइयों एक बार कमेंट करके आप बताइए कि यहां तक आपको समझ में आ गया। बिल्कुल बेटा, मौसमी शब्द जो रहेगा मेरे भाइयों वो मौसमी नहीं बेटा, इसका मतलब रहेगा मानसून शब्द की जो उत्पत्ति है वो अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है और वहां पे मैंने लिखा है मौसमी हवाओं की दिशा में परिवर्तन। ठीक है, डन है। चलिए डन है। अब चलते हैं मेरे भाइयों अगले पॉइंट पे, और अगले पॉइंट से पढ़ने से पहले ये देखेंगे कि आपके राजस्थान में मानसून आता कैसे है। तो बहुत अच्छे तरीके से इसे समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहां पे लेके आने वाला हूं मैं आपके लिए। जी गुरुजी। तो सबसे पहली बात अब देखते हैं बेटा राजस्थान के अंतर्गत मानसून आता कैसे है, और राजस्थान से पहले आपको समझना पड़ेगा इस भारत को। जी गुरुजी। तो अब आराम से आप समझे मेरे भाइयों, बहुत गजब की बातें यहां से होने वाली है। जी गुरुजी। तो भाई साहब ये आपकी हो गई मेरे भाइयों एक आपकी कर्क रेखा जो यहां से गुजरती है भारत के 8 राज्यों से, इसे आप कहेंगे 23.5 डिग्री। इसे आपको बोलना होगा बेटा 23.5 डिग्री कर्क रेखा। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। ओके सर, ये आपकी 23.5 डिग्री कर्क रेखा हो गई। बताइए इस पे जब सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं तो वो जून का महीना होता है। कौन से महीने में सूर्य सीधा होता है? जून के महीने में। तब आपके भारत के अंतर्गत जो तापमान होगा मेरे भाइयों वो क्या होगा? अधिक होगा। राइट सर। और तापमान अधिक होगा तो फिर बताइए वायुदाब क्या होगा? कम होगा। बिल्कुल राइट सर। जून के महीने में जब सूर्य की स्थिति कर्क रेखा पर होगी तो मेरे भाइयों आपके राजस्थान में जो ये मरुस्थलीय क्षेत्र है या भारत का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां पे आपका तापमान अधिक हो जाएगा और वायुदाब हो जाएगा कम। ओके सर। अब भाई साहब जब सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पे पड़ेंगी तो उस स्थिति में आपके यहां पे भी सूर्य की किरणें पड़ेंगी। बिल्कुल पड़ेंगी सर। और ये है आपका इधर की तरफ कौन सा महासागर? ध्यान रहे हिंद महासागर। ओके सर, डन। ये हिंद महासागर है। जब सूर्य जून के महीने में मेरे भाइयों, ये जून के महीने में जब सूर्य आपका कौन सी रेखा पे सीधा चमक रहा है? कर्क रेखा पे। तो भारत के अंतर्गत मरुस्थलीय भाग में तापमान अधिक और वायुदाब कम। उसी टाइम पे सूर्य की तिरछी किरणें आ रही हैं हिंद महासागर में, और यहां तिरछी किरणें पहुंचने की वजह से
आपको ध्यान रखना है मेरे भाइयों, तापमान जो रहेगा वो कम रहेगा और बेटा जो वायु दाब है वो क्या रहेगा मेरे भाइयों, वो अधिक रहेगा। तापमान कम और वायु दाब क्या रहेगा, अधिक रहेगा। बिल्कुल राइट सर। अब बताइए हवाएं उच्च वायु दाब से और निम्न वायु दाब की ओर आएंगी क्या नहीं आएंगी? आपके भारत में वायु दाब कम है और यहां वायु दाब अधिक है, तो हवाएं चलती है मेरे भाइयों उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर। किधर से बेटा? उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर। डन है मामला? ओके सर। चलिए, तो अब इसमें अगली जो मैं बात करता हूं वो भी आप ध्यान से सुनेंगे। एक नोट वाली बात और सुन लो ध्यान से जो मैं बता रहा हूं आपके लिए। जी गुरुजी, ये मैं एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए बताने जा रहा हूं। एक विद्वान भाई साहब जिनका नाम है कोरियोलिस। कौन? कोरियोलिस। इन्होंने एक बात इनकी बस ये ध्यान रखोगे कि कोरियोलिस विद्वान के अनुसार दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपने बाईं ओर मुड़ती हैं और उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने दाईं ओर मुड़ती हैं। एक बात आपको यह भी ध्यान रखनी है मेरे भाइयों, कोरियोलिस ये एक विद्वान है जिन्होंने एक बल प्रदान किया जिसको कहते हैं कोरियोलिस बल। तो ध्यान रखेंगे कोरियोलिस बल के अनुसार, कोरियोलिस बल के अनुसार मेरे भाइयों पब ने, कोरियोलिस बल के अनुसार पब ने दक्षिणी गोलार्ध में मेरे भाइयों हमेशा ध्यान रखना है बाईं ओर व उत्तरी गोलार्ध में मेरे भाइयों ध्यान रखना है दाईं ओर। तो कोरियोलिस बल के अनुसार पब ने दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर व उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ती हैं। अब सुनिए मेरे भाइयों आराम से। कोरियोलिस बल के अनुसार पब ने दक्षिणी गोलार्ध में तो किधर मुड़ेंगी? बाईं ओर। और मेरे भाइयों उत्तरी जो गोलार्ध है उधर किधर मुड़ेंगी? दाईं ओर। इस बात को बस भूल मत जाना, ये आप दिमाग में सेट कर लीजिए कि जब भी आप उत्तरी गोलार्ध में पवने चलाओगे और मैं कहूं कि किधर मुड़नी है तो आप बोलोगे दाईं ओर, और जब भी पवने आप उत्तरी गोलार्ध के अलावा दक्षिणी गोलार्ध में चलाओगे और मैं कहूं कि किधर की तरफ जाएंगी तो आपको बोलना है बाईं ओर। बोलो डन है मामला? डन है सर। उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस नामक विद्वान के अनुसार जो पवने होंगी वो दाईं ओर मुड़ेंगी बेटा, और दक्षिणी गोलार्ध में जो पवने होंगी वो बाईं ओर मुड़ेंगी। अब देखना मेरे भाइयों कैसे अपन इस बात को यहां से निकालते हैं। जी गुरुजी, आपके यहां से एक रेखा जाती है मेरे भाइयों और जिसको आप कहते हैं भूमध्य रेखा। राइट सर, ये आपकी एक रेखा जिसे आप कहते हैं भूमध्य रेखा। ओके सर, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा। अभी आप बात को सुनते हुए चलेंगे अच्छे तरीके से। 0 डिग्री भूमध्य रेखा से ऊपर वाला जो गोलार्ध है, ये वाला जो गोलार्ध है, इस गोलार्ध का नाम हुआ मेरे भाइयों, इसे आप कहेंगे उत्तरी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध? उत्तरी गोलार्ध। और ये जो नीचे वाला गोलार्ध है सर, इसको आप बोलेंगे, जिसे कहेंगे आप दक्षिणी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध? दक्षिणी गोलार्ध। तो एक हुआ उत्तरी गोलार्ध और एक हुआ दक्षिणी गोलार्ध। ओके, अब मेरे को बस एक बात बताइए कि जो मानसून उत्पन्न होगा मेरे भाइयों वो कहां से होगा? हिंद महासागर से। क्यों? क्योंकि यहां पे तापमान कम और वायुदाब अधिक है। और जैसे ही ये पवनें उत्तरी गोलार्ध में पहुंचेंगी तो अपने किधर मुड़ती हैं? दाईं ओर। और दक्षिणी गोलार्ध में किधर मुड़ती हैं? बाईं ओर। बोलो डन है? डन है। तो सुनिए मेरे भाइयों अच्छे तरीके से, जब ये पवनें आपकी चलना प्रारंभ होंगी कहां से? हिंद महासागर से। तो मुझे आप एक बात बताइए, आप कौन से गोलार्ध में हैं? दक्षिणी गोलार्ध में। और दक्षिणी गोलार्ध में पवनें आपकी किधर मुड़ती हैं? बाईं ओर। तो भाई साहब सुनिए, आप ऐसे खड़े हो जाइए, हिंद महासागर में हो गए। सर ऐसे क्यों खड़ा होना है? ऐसे नहीं हो सकते क्या? नहीं बेटा, खड़ा होने की सही स्थिति भी पता है क्या होती है? आपको अपनी आंखों से निम्न वायुदाब दिखना चाहिए। और जब मैं ऐसे खड़ा रहूंगा तो बताइए मुझे भारत के अंतर्गत निम्न वायुदाब दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है सर। तो हिंद महासागर में जब आप ऐसे खड़े रहेंगे तो कौन सा गोलार्ध हुआ? दक्षिणी गोलार्ध हुआ सर। और दक्षिणी गोलार्ध में पवनें किधर मुड़ती हैं? बाईं ओर। तो बताइए आपका बायां हाथ कौन सा है? ये रहा सर। तो भाई साहब जब ये मानसून उत्पन्न होगा दक्षिणी गोलार्ध से हिंद महासागर में, तो दक्षिणी गोलार्ध में पवनें अपने किधर मुड़ती हैं? ध्यान रखना, बाईं ओर। तो यहां से जब ये मानसून उत्पन्न होगा तो पवनें कैसे चलेंगी? तो पवनें चलेंगी सर यूं, ये आपकी पवनें ऐसे आगे की ओर बढ़ेंगी। राइट सर।
और जब ये मानसून इन पवनों के साथ आगे की ओर बढ़ेगा बेटा, तो एक बात मेरे भाइयों हमेशा ध्यान रखना, जब ये मानसूनी पवनें आपके हिंद महासागर से उत्पन्न होंगी, जी सर, जब ये मानसूनी पवनें आपके हिंद महासागर से उत्पन्न होंगी तब इनकी दिशा क्या होगी। तो भाई साहब इनमें से किसी एक एरो को आप यहां पे निकाल लीजिए और बगैर सोचे समझे उसे 4 भागों में बांट दो, सेंटर पॉइंट लगा के। ये लो, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूरब। जब यह मानसून उत्पन्न होता है हिंद महासागर से, कहां से उत्पन्न हो रहा है बेटा, हिंद महासागर से, तब इस मानसून की उत्पत्ति के समय दिशा होती है दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम। राइट सर, इसका मतलब भारत में जो मानसून आने वाला है अभी आया नहीं है। भारत या राजस्थान में जो मानसून आने वाला है उसकी उत्पत्ति किस महासागर से होती है, हिंद महासागर से। उत्पत्ति के समय उसकी दिशा क्या होती है, तो ध्यान रखना दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम। ओके सर, अब जैसे ही ये पवनें उत्तरी गोलार्ध में पहुंचेंगी तो आइए, उत्तरी गोलार्ध में किधर मुड़ जाती हैं, अपने दाईं ओर मुड़ जाती है। तो जैसे ही ये पवनें दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम की ओर चलने वाली पवनें जैसे ही उत्तरी गोलार्ध में पहुंचेंगी तो देखो अपन बेटा यूं बाईं ओर चल रहे थे, क्यों, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में थे, और जैसे ही भूमध्य रेखा को क्रॉस करेंगे तो बताइए अपन उत्तरी गोलार्ध में आ जाएंगे, और उत्तरी गोलार्ध में पवनें किधर मुड़ती है, दाईं ओर। तो यही पवनें जो यूं जा रही थी मुड़ के किधर हो जाएंगी, दाईं ओर हो जाएंगी। राइट सर, तो भाई साहब ये ही पवनें अब इस प्रकार से मुड़ेंगी मेरे भाइयों, और इस प्रकार से मुड़ने के साथ साथ मेरे भाइयों ये पवनें जो सबसे पहले पहुंचेंगी वो कहां पहुंचने वाली हैं, अभी ध्यान से सुनना भाई साहब। उत्तरी गोलार्ध में ये पवनें पहुंचने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ेंगी, और दाईं ओर मुड़ने के बाद यहां पे पड़ते हैं आपके अंडमान निकोबार। बिल्कुल राइट सर, ये अंडमान जो निकोबार आपके द्वीप समूह है मेरे भाइयों, ये केरल के मालाबार तट से भी नीचे हैं। बिल्कुल सर, राइट कह रहे हो आप। तो भाई साहब आपके ये मानसूनी पवनें सबसे पहले पहुंचने वाली हैं अंडमान निकोबार। कहां पे पहुंचेंगी, अंडमान निकोबार। आगे बढ़ाते हैं इन मानसूनी पवनों को, और आगे बढ़ने के साथ साथ ये भारत में सबसे पहले जो एंट्री करती हैं मेरे भाइयों वो आपको दिख गया होगा कि इनका भारत में जो एंट्री पॉइंट है वो ये रहा। ये भारत में सबसे पहले एंट्री करती हैं मेरे भाइयों, जिसको आप कहेंगे केरल। क्या कहेंगे, केरल। और केरल का ये तट है जिसको बोला जाता है मेरे भाइयों मालाबार तट। तो ये सबसे पहले भारत में, सर्वप्रथम भारत में कहां आती हैं, तब तो आप ध्यान रखना अंडमान निकोबार। लेकिन भारत की मुख्य भूमि पे सबसे पहले कहां आती हैं, तो बेटा आप ध्यान रखेंगे केरल के मालाबार तट पे। और जैसे ही केरल के मालाबार तट पे ये मानसून आ जाता है तो भाई साहब हर एक चैनल पे ये बात बताई जाती है कि भारत के अंतर्गत मानसून आ गया, भारत में मानसून आ गया, भारत में मानसून आ गया, लेकिन कोई भी ये नहीं बताता कि कौन सा मानसून आ गया। तो अपन आज इसका नामकरण करेंगे। जैसे ही ये पवनें भारत के केरल के मालाबार तट पे पहुंचती हैं तब अपन इस मानसून को किस नाम से जानेंगे। तो बेटा वही बात अपनी, तो एक एरो को बाहर निकाल लीजिए और उसे बेधड़क सेंटर पॉइंट से 4 भागों में बांट दीजिए। जी सर, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूरब। राइट सर। और भाई साहब अब इस मानसून का नाम दिया जाएगा क्या, बताइए। एंट्री कौन सी वाली साइड से दिख रही है आपको, दक्षिण पश्चिम से। इसीलिए इस मानसून को भारत में बोला जाता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। पहले तो मुझे यह बताएं आप सभी लोग के मानसून आपको पता चल गया कैसे निकलता है। ये जो भारत में ग्रीष्म ऋतु में जो मानसून आता है जिसे ग्रीष्मकालीन या दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं, इसकी उत्पत्ति कहां से होती है, हिंद महासागर से। ओके सर। उत्पत्ति के समय इसकी दिशा क्या होती है, दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम होती है। या उत्पत्ति के समय इस मानसून को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे दक्षिणी पूर्वी मानसून। लेकिन जैसे ही भूमध्य रेखा को पार कर उत्तरी गोलार्ध में ये पवनें पहुंचती हैं तो कोरियोलिस बल के अनुसार अपने किधर मुड़ जाती हैं बेटा, ध्यान रखना दाईं ओर मुड़ जाती हैं। और दाईं ओर मुड़कर मेरे भाइयों जो इनकी दिशा बनती है वो बनती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब बनती है। और यहां पे मानसून का नाम पड़ जाता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। और दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत में सबसे पहले पहुंचता है अंडमान निकोबार, उसके बाद पहुंचता है केरल के मालाबार तट पे, केरल के मालाबार तट पे। पहले यूं बताइए कमेंट करके कि यहां तक बात आपको समझ में आई या नहीं आई। जल्दी से भाई साहब, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए कि यहां तक बात डन है ना। चलिए जल्दी से बताओ भाई साहब, यहां तक बात आपके समझ में आई या नहीं आई। अगर आ गई तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
बहुत बढ़िया मेरे भाइयों, बहुत बढ़िया। चलिए, हाँ बेटा, ओके, बिल्कुल। भूमध्य रेखा के बाद बेटा इसकी स्थिति हो जाती है क्या? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। राइट मेरे भाइयों, तो आगे बढ़े अब। ओके 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 मेरे भाइयों, डन। सुनिए बेटा, अब यहां से जब ये मानसूनी पवनें आगे की ओर बढ़ेंगी तो बेटा ये जो आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसून आया है ये बेटा दो भागों में बट जाएगा। कितने भागों में बट जाएगा? दो भागों में ये मानसूनी पवनें बट जाएंगी। जी गुरुजी, इधर वाली जो मानसूनी पवनें हैं, जो आपका ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून आ चुका है, कौन सा मानसून आ चुका है बेटा? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ये भारत के केरल के मालाबार तट पे टकराने के बाद दो शाखाओं में बट जाता है। इधर आ जाता है बंगाल की खाड़ी और इधर आ जाता है अरब सागर। तो ध्यान रखेंगे, इधर वाले को आप बोलेंगे बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी का मानसून। तो इधर वाली जो शाखा है वो किस नाम से जानी जाएगी? बंगाल की खाड़ी का मानसून। और इधर वाली जो शाखा है वो ध्यान रखेंगे वो किस नाम से जानी जाएगी? अरब सागर का मानसून। तो एक हो गई आपके बंगाल की खाड़ी का मानसून और बेटा एक हो गया अरब सागर का मानसून। तो कल को आपसे यह पूछा जाए कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जो शाखाएं हैं वो कितनी होती हैं, तो ध्यान रखना बेटा दो होती हैं, जिनमें एक रहेगा बंगाल की खाड़ी का मानसून और एक रहेगा अरब सागर का मानसून। पहले यूं बताइए, यहां तक बात सब कुछ क्लियर है? जी गुरुजी बिल्कुल क्लियर है। दोबारा से देख लीजिए भाई साहब, ग्रीष्म ऋतु में जो आपका सूर्य होता है वो कर्क रेखा पे सीधा होता है जून के महीने में, इसलिए कर्क रेखा पर तापमान अधिक और वायुदाब कम होता है। जबकि आपके हिंद महासागर में तिरछी किरणें पड़ती हैं, उस वजह से यह तापमान कम और वायुदाब अधिक होता है। तो उच्च वायुदाब से हवा निम्न वायुदाब की ओर चलती है और जब यह दक्षिणी गोलार्ध में चलती है तो कोरियोलिस बल के अनुसार पवनें किधर मुड़ती है? बाईं ओर। इसलिए भाई साहब ये किधर की तरफ दिख रही हैं? बाईं ओर दिख रही हैं। और बाईं ओर मुड़ते मुड़ते जब इनकी उत्पत्ति हिंद महासागर से हुई तो इनकी दिशा हमने देखी दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर है, जिस प्रकार का एरो है। इसलिए इस मानसून को उत्पत्ति के समय कहते हैं दक्षिणी पूर्वी मानसून। लेकिन जैसे ही ये पवनें आपकी भूमध्य रेखा को क्रॉस करती हैं तो कौन से गोलार्ध में पहुंच जाती हैं? उत्तरी गोलार्ध में। और उत्तरी गोलार्ध में पवनें किधर मुड़ जाती है बेटा? दाईं ओर मुड़ जाती हैं। और दाईं ओर जैसे ये मुड़ती हैं तो भारत में सबसे पहले पहुंचती हैं बेटा कहां पे? अंडमान निकोबार। इसके बाद आगे पहुंचती हैं तो फिर आपका आ जाता है केरल का मालाबार तट। और केरल के मालाबार तट पे जब इस मानसूनी पवनों को हम देखते हैं कि इनकी डायरेक्शन क्या रहने वाली है, तो भाई साहब देखो ये रही इनकी डायरेक्शन। और यहां पे हमने चार भागों में बांटा इस एरो को, तो पता चला कि साइड निकल के आएगी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। इसीलिए इस मानसून को केरल के मालाबार तट पे पहुंचने के बाद नाम दे दिया जाता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। और दक्षिणी पश्चिमी मानसून फिर पुनः दो शाखाओं में बट जाता है बेटा। इधर की तरफ जाने वाली पवनों को बोलते हैं बंगाल की खाड़ी का मानसून, राइट सर। और इधर वाली पवनों को बोला जाता है अरब सागर का मानसून। बोलो यहां तक बात डन डनाडन है मेरे भाइयों? जल्दी से बता दो कि यहां तक बात एकदम आपके समझ में आ गई कि नहीं आई? डन है मामला यहां तक? चलिए अब मेरे भाइयों अपन क्या करने वाले, अगले स्टेप में चलते हैं। इसका मतलब आपका जो मानसून है वो कितनी शाखाओं में आ चुका है? दो शाखाओं में, एक बंगाल की खाड़ी का मानसून और एक अरब सागर का मानसून। उसके बाद इसे आगे बढ़ाएंगे मेरे भाइयों, अच्छे तरीके से आप समझिएगा। अपने पास जो मानसून आया है वो एक इधर वाली शाखा का मानसून आया है जिसे कहेंगे अरब सागरीय मानसून, अरब सागरीय मानसून। और बेटा एक अपने पास आया है जिसे कहेंगे बंगाल की खाड़ी का मानसून, बंगाल की खाड़ी का मानसून। ओके सर। और मेरे भाइयों ये दोनों जो शाखाएं हैं, ये जिस मानसून की शाखाएं हैं बेटा दोनों की दोनों, वो मानसून है आपका जिसे आप कहते हो दक्षिणी पश्चिमी मानसून, या मेरे भाइयों इसको आप बोलते हो बेटा क्या? ग्रीष्मकालीन मानसून। ओके सर। तो ग्रीष्मकालीन मानसून या दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जो शाखाएं हैं वो कितनी है आपके पास? दो, जिसमें एक का नाम रहेगा अरब सागरीय मानसून और दूसरी का नाम रहेगा बंगाल की खाड़ी का मानसून। अब इनमें से अपन सबसे पहले उठाते हैं बेटा अरब सागरीय मानसूनी शाखा, और इसके बारे में कुछ बातें यहां पे देखते हैं। अच्छे से सुनना क्या क्या बातें रहेंगी। जो अरब सागरीय मानसून है, जो अरब सागरीय मानसून है जो ऐसे आगे की ओर बढ़ेगा। जी गुरुजी, जो इस प्रकार से आगे की ओर बढ़ेगा बेटा। ओके सर। तो इसके बारे में सबसे पहली बात है तो आप ये सुनिए मेरे भाइयों। जी गुरुजी, ये जो अरब सागरीय मानसून है बेटा, इन मानसूनी पवनों में
अरब सागरीय जो मानसून है, इन मानसूनी पवनों में आर्द्रता, तो बेटा इन मानसूनी पवनों में जो आर्द्रता पाई जाती है मेरे भाइयों, वो कितनी पाई जाती है? अरब सागरीय मानसूनी जो पवनें हैं, इनमें जो आर्द्रता पाई जाती है बेटा, वो कितनी पाई जाती है? तो ध्यान रखना, इन मानसूनी पवनों में आर्द्रता है 65%। कितने प्रतिशत आर्द्रता है? 65%। इसका मतलब अरब सागरीय मानसूनी जो पवनें होती है, वो अपने साथ जो नमी लेकर चलती है, उन पवनों में जो आर्द्रता की मात्रा है वो 65% है। ओके सर, पहली बात डन। लेकिन ये मानसूनी वर्षा कितनी कराती है? तो राजस्थान में इन पवनों के द्वारा जो मानसूनी वर्षा होती है, राजस्थान में मानसूनी वर्षा जो इनके द्वारा होती है वो मात्र होती है 10%। इसका मतलब इन पवनों में जो आर्द्रता पाई जाती है वो कितनी है मेरे भाइयों? 65%। कितनी बेटा? 65%। और मेरे भाइयों राजस्थान में वर्षा कराती है केवल 10%। कितना कराती है? 10%। संजय मीणा जी कह रहे हैं सर जी जल्दी से बारिश करा दो, तो आज क्या है, लामनी नहीं करनी पड़ेगी। मेरे भाई बात तो तेरी ठीक है, लेकिन ये चीजें मेरे हाथ में नहीं है। चलो आप चाय पी लो पहले। चलिए भाई साहब, तो ये जो मानसूनी पवनें हैं, इन मानसूनी पवनों में आर्द्रता रहेगी 65% और राजस्थान में मानसूनी वर्षा कराएंगी 10%। इसका मतलब आर्द्रता काफी है लेकिन वर्षा हो रही है कम। इसके पीछे रीजन क्या रहेगा वो भी अपन देखेंगे, आप बेफिक्र रहें। फिर अरब सागरीय मानसून भाई साहब राजस्थान में प्रवेश कहां से करेगा? सबसे पहले तो आप बेफिक्र रहिए, ये जब राजस्थान में प्रवेश करेगा तो वो जिला रहेगा आपका बांसवाड़ा। कौन सा रहेगा? बांसवाड़ा। तो पहले 3 बातों को अपन यहां पे देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है सर, डन। एक बात ध्यान रहे, बंगाल की खाड़ी के मानसून को बाद में उठाएंगे, पहले किसको कवर करते हैं? अरब सागरीय मानसून को कवर करते हैं। ओके, अब ध्यान से सुनना, यहां पे भारत के अंतर्गत आपका पड़ता है पश्चिमी घाट। बिल्कुल पड़ता है सर, यहां पड़ता है भारत का पश्चिमी घाट। ओके सर, चलो मैंने ये ले लिया, जिसको आप क्या कह रहे हैं बेटा? पश्चिमी घाट। ओके सर, तो यहां भारत का पड़ता है पश्चिमी घाट, जिसे आप सह्याद्री भी कहते हैं। जी गुरुजी, बिल्कुल कहते हैं सह्याद्री। ओके सर, दूसरी बात मेरे भाइयों, यहां आपकी एक पर्वतमाला पड़ेगी जिसको आप कहते हो क्या? अरावली। ये अरावली हो गई सर। ओके सर, डन। इधर आपकी एक पर्वतमाला और है जिसे आप कहेंगे विंध्याचल। डन सर। और एक पर्वतमाला इधर रहेगी जिसको आप कहेंगे सतपुड़ा। तो ये एक पर्वतमाला मेरे भाइयों जिसको आप कहेंगे अरावली, एक पर्वतमाला ये जिसको आप कहेंगे भारत के संदर्भ में विंध्याचल, और एक पर्वतमाला ये जिसको आप कहेंगे सतपुड़ा। ओके सर, ये भी डन है। चलिए अब मेरे भाइयों, ओके, तीसरी बात जो है, ऊपर चल के और भी जाऊं तो मेरे भाइयों ऊपर की तरफ जाऊंगा तो यहां पे आपका 1 मिनट रुको, इनको थोड़ा छोटा करता हूं मेरे भाइयों जी। तो भाई साहब ये जो पर्वतमाला थी ये तो कौन सी हो गई? आपकी अरावली। और ये जो पर्वतमाला है ये कौन सी हो गई? विंध्याचल पर्वतमाला। और ध्यान रहे, ऊपर जाके जो यहां पे सबसे ऊंची पर्वतमाला मिलने वाली है, ये भाई साहब विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला, वो आपको मिलेगी कौन? हिमालय। अब मेरे भाइयों अच्छे तरीके से चीजों को समझते हुए चले। ओके सर, डन। इनसे क्या होगा बेटा? इनसे मानसूनी पवनें काफी प्रभावित होने वाली हैं। देखिए बेटा, अब जो आपका ये अरब सागरीय मानसून जो है, इनमें पवनों में आर्द्रता 65%, राजस्थान में मानसूनी वर्षा 10%, और राजस्थान में प्रवेश कहां से होगा? बांसवाड़ा से। और इसकी जो शाखाएं रहेंगी, इस अरब सागरीय मानसून की शाखाएं जो रहेंगी, ये वापस से कितनी शाखाओं में बटेगा? 3 शाखाओं में बटेगा। अब ध्यान से सुनेंगे हर एक शाखा को। जी गुरुजी, इसकी जो पहली शाखा है वो धुआंधार बारिश कराती है यहां पश्चिमी घाट पर। कहां बारिश कराती है? पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग पर। अरब सागर के मानसून की बेटा जो पहली शाखा है, इससे ध्यान देना, इससे जो बारिश हो रही है वो आपको होती हुई दिखाई दे रही है कहां पे? पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग पर। और इसीलिए इस पहली शाखा को बोल देते हैं क्या बेटा? इस पहली शाखा को नाम दिया जाता है पश्चिमी घाट की शाखा। क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाट की शाखा। मुझे बस इतना बताइए, क्या इस शाखा में अपना राजस्थान आता है? जी गुरुजी, नहीं आता।
इस शाखा में हमारा राजस्थान नहीं आता। तो आगे चलते हैं, फिर इसकी जो अगली शाखा आती है वो भाई साहब ये मानसूनी पवनें आगे की ओर बढ़ते हुए इस प्रकार से आगे की ओर बढ़ते हुए जी गुरुजी, और भाई साहब यहां पे विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में से होते हुए ऐसे ये जो बीच का गैप है इसमें से होते हुए आगे की ओर बढ़ती है, और आगे की ओर बढ़ते बढ़ते मेरे भाइयों यहां पे पड़ता है आपका एक पठार, जिसको आप बोलते हैं छोटा नागपुर का पठार। कौन सा पठार? छोटा नागपुर का पठार। और यहां पे जाके मेरे भाइयों ये मानसूनी पवनें धुआंधार बारिश कराती हैं आपके कहां पे बेटा? छोटा नागपुर के पठार पे खतरनाक बारिश होती है मेरे भाइयों, और इसे बोल देते इस शाखा को, दूसरी शाखा आ जाती है ये अरब सागर के मानसून की, जिसे कहते हैं छोटा नागपुर के पठार की शाखा। छोटा नागपुर के पठार की शाखा। तो बताइए अरब सागर के मानसून की पहली शाखा का नाम क्या है? पश्चिमी घाट की शाखा। दूसरी शाखा का नाम क्या है? छोटा नागपुर के पठार की शाखा। क्या राजस्थान आया? नहीं आया। क्या राजस्थान अभी आया? सर बिल्कुल नहीं आया। आएगा बेटा, आएगा, राजस्थान भी आएगा। अब चलते हैं मेरे भाइयों आगे, और अगली जो आपकी मानसूनी पवनें हैं, अरब सागर की जो मानसूनी पवनें हैं, अब ध्यान से देखना बेटा, ये आपका आगे की पवनें चल दी। ओके सर चल दी। अब गुरुजी ध्यान से देखना भाई साहब, यहां पड़ता है आपका कौन? राजस्थान। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, ये आपका कौन पड़ता है मेरे भाइयों? राजस्थान। और राजस्थान में ये कौन हो गई? अरावली पर्वतमाला। डन गुरुजी डन। अब ध्यान से सुनना बेटा, जैसे ये मानसूनी पवनें आगे की ओर बढ़ेंगी तो बताइए सबसे दक्षिण में जिला कौन आता है? ये रहा सर बांसवाड़ा। राइट। इसीलिए मेरे भाइयों ध्यान रखना, ये पवनें सबसे पहले पहुंचती हैं कहां से? राजस्थान में जो एंट्री करती हैं वो कहां से करती हैं? बांसवाड़ा से एंट्री करती है। गजब गुरुजी, इसका मतलब राजस्थान में जो मानसून पहुंचता है वो सबसे पहले कहां पहुंचता है? तो बांसवाड़ा में पहुंचता है। और इसीलिए मेरे भाइयों बांसवाड़ा को ध्यान रखना, इसीलिए बांसवाड़ा को राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार कहा जाता है, कि राजस्थान में जो मानसून का प्रवेश द्वार आप कहेंगे वो किसको कहा जाता है? बांसवाड़ा को कहा जाता है। और अब ध्यान रखेंगे बेटा, इस जगह पे आप बांसवाड़ा से ये एंट्री करती हैं और इसके बाद ये आगे की ओर कंटिन्यूअस ऐसे बढ़ती हैं। क्यों बढ़ती हैं सर? अरावली से जो थोड़ी बहुत यहां पे पवनें टकराएंगी उनसे तो वर्षा हो जाएगी, लेकिन बाकी पवनें अरावली के समानांतर निकल गई हैं। तो अरब सागर का जो मानसून आता है उसे गौर से देखिए। अरब सागर के मानसून की ये तीसरी शाखा जो अरावली के कैसे निकल चुकी है? समानांतर निकल चुकी है मेरे भाइयों। तो अरब सागर के इस मानसून में आर्द्रता कितनी थी? बेटा आर्द्रता तो 65 थी, लेकिन भाई साहब उसके लिए आर्द्रता को पाने के लिए कोई आगे अवरोध भी तो होना चाहिए, और अरावली जो है वो इनके आड़ी नहीं है बल्कि समानांतर है। तो भाई साहब ये जो 65% आर्द्रता है, आर्द्रता खूब है, लेकिन हम बारिश सिर्फ कर पा रहे हैं कितनी बेटा? 10%। पता चला रीजन क्यों? क्योंकि अरावली पर्वतमाला इन मानसूनी पवनों के क्या हो चुकी है? समानांतर पड़ चुकी है मेरे भाइयों। इसलिए ये मानसूनी पवनें लगातार इसके समानांतर आगे की ओर बढ़ जाती है। अब मेरे को एक बात आप क्लियर करके बताइए कि ये जो आप अरावली देख रहे हो जी गुरुजी, अगर ये अरावली ऐसे ना होके बेटा ऐसे होती तो भाई साहब ये सारी पवनें टकराती और राजस्थान के अंतर्गत खतरनाक बारिश हो रही होती। लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, अरब सागर का मानसून राजस्थान में पहले पहुंचता जरूर है, लेकिन सबसे कम वर्षा कराता है। अब आपको रीजन पता चला क्यों कराता है? क्योंकि मेरे भाइयों अरावली पर्वतमाला इन मानसूनी पवनों के क्या पड़ती है बेटा? समानांतर पड़ती है। तो अरब सागर के मानसून से आपके राजस्थान में कम वर्षा होती है। रीजन क्या है? कि अरावली पर्वतमाला इन मानसूनी पवनों के क्या पड़ती है? समानांतर। अरब सागर के मानसूनी पवनों में आर्द्रता कितनी होती है? 65%। राजस्थान में मानसूनी वर्षा कराती है 10%। इसकी कितनी शाखाओं में पुनः बंटता है? 3 शाखाओं में। एक है पश्चिमी घाट की शाखा, एक है छोटा नागपुर। अभी तीसरी शाखा रह रही है, उसे देखेंगे अभी। फिर दूसरी बात, अरब सागर का मानसून राजस्थान में प्रवेश कहां से करता है? तो ध्यान रखना बांसवाड़ा से। इसीलिए अरब सागर को बांसवाड़ा को राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार कहते हैं। और इस अरब सागर के मानसून से राजस्थान में वर्षा कम क्यों होती है? क्योंकि अरावली पर्वतमाला इन मानसूनी पवनों के क्या पड़ती है? समानांतर पड़ती है। चलिए
मेरे भाइयों यहां तक बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं सर। ये मानसूनी पवनें आगे की ओर बढ़ती हैं और ये मानसूनी पवनें भाई साहब सबसे ज्यादा भयंकर बारिश कराती हैं आगे हिमालय से टकराने के बाद। इनके द्वारा सबसे भयंकर बारिश होती है कहां पे? हिमाचल प्रदेश में। और भाई साहब ये आपकी तीसरी शाखा आ जाती है जिसे बोलते हैं हिमाचल प्रदेश की शाखा। इसका मतलब कल को कोई आपसे ये कहे कि अरब सागर के मानसून की जो शाखाएं हैं 3, उनके नाम क्या क्या हैं, तो ध्यान रखना अरब सागर के मानसून की पहली शाखा का नाम है क्या? पश्चिमी घाट की शाखा। ओके सर, जिससे हमारे राजस्थान का कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी शाखा है जिसे आप कहेंगे छोटा नागपुर के पठार की शाखा, और तीसरी शाखा है हिमाचल प्रदेश की शाखा। अब बताओ अपने राजस्थान से ताल्लुक रखने वाली शाखा कौन सी है? हिमाचल प्रदेश की शाखा। तो कभी भी पूछा जाए कि आपके अरब सागर के मानसून की वह शाखा जो राजस्थान से संबंध रखती है, तो ध्यान रखना हिमाचल प्रदेश की शाखा। तो यह शाखा मेरे भाइयों, यह शाखा राजस्थान से संबंधित है। तो अरब सागर के मानसून की यह शाखा किससे संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है। कौन सी वाली बेटा? हिमाचल प्रदेश की शाखा। दोबारा से फिर देखिए, अरब सागर ये जो मानसून आप लेके आ रहे थे, कौन सा बेटा? अरब सागर ये जो मानसून लेके आ रहे थे, इस मानसून की मानसूनी पवनों में आर्द्रता 65%। राजस्थान में मानसूनी वर्षा कराती है 10%। राइट सर, राजस्थान में मानसूनी वर्षा 10। राजस्थान में प्रवेश करता है बांसवाड़ा से। कितनी शाखाओं में बढ़ जाता है? 3 शाखाओं में। अब अरब सागर ये मानसून जब बांसवाड़ा से यहां से प्रवेश करता है तो यह बांसवाड़ा में इसके द्वारा वर्षा होती है, और इधर की तरफ चलते चले जाइए आप, ये वाले जिले जो यहां अरावली का विस्तार है, इन सब में बारिश होती है, बाकी जिलों में इतनी वर्षा नहीं होती। तो अरब सागर ये मानसून से सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो कौन कौन से जिले में होती है? तो एक बांसवाड़ा आ गया, बांसवाड़ा से ऊपर पहुंचिए डूंगरपुर आ जाएगा, जी गुरुजी। डूंगरपुर से ऊपर पहुंचिए उदयपुर आ जाएगा, और उदयपुर से ऊपर पहुंचिए मेरे भाइयों कौन सा आ जाएगा? सिरोही आ जाएगा। तो अरब सागर ये मानसून से जब समूह आ जाए कि कौन कौन से जिले में वर्षा ज्यादा होती है, तो ध्यान रखना इधर ये बांसवाड़ा, जी गुरुजी, डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही, ये वाला जो बेल्ट है ये अरावली के सामने फ्रंट वाला बेल्ट है। ये पवनें डायरेक्ट आके इससे टकराती है, इसलिए भाई साहब अरब सागर के मानसून से ये पूरा जो ग्रुप आप देख रहे हो ये सबसे ज्यादा वर्षा ग्रहण करता है। भाई साहब अब मेरे को बस इतना बताइए आप सभी लोग जल्दी से कमेंट करके कि यहां तक अरब सागर का मानसून समझ में आया या नहीं आया। अभी मैंने बंगाल की खाड़ी का नहीं पढ़ाया है, मैंने पढ़ाया है सिर्फ अरब सागरीय मानसून। जल्दी से मेरे को एक बार कमेंट करके आप ये बता दो कि भाई साहब यहां तक जो बातें मैंने कही हैं वो आपके समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। कौन से मानसून के बारे में बेटा? अरब सागरीय मानसून के बारे में। जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई साहब। ओके सर, ओके, वेरी गुड मेरे भाइयों, वेरी गुड। यही मुझे उम्मीद थी बेटा आप लोगों से, क्योंकि आप इतने पूरे शिद्दत और ईमानदारी के साथ पढ़ते हो, तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो भी पढ़ाया जाएगा वो बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाया जाएगा और आपको बेहतर तरीके से भी समझ में आएगा। अच्छे से समझ में आ गया सर? ओके बेटा, ओके। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाइयों, सभी को प्यार भरा नमस्कार मेरी ओर से। चलिए बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सर, आ गई सर। ओके मेरे भैया, कानू बेटा ओके, विकास बेटा ओके, नीलम बेटा ओके, अमन बेटा ओके मेरे भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाइयों, और आगे बढ़ते हुए आगे के पेज पे चलते क्या है। अरे जो समझा दिया वही है लाडलो, पूरा समझा दिया वही है। भारत व राजस्थान में आने वाले मानसून को देख लीजिए। क्या बताया था आपको कि भारत व राजस्थान में आने वाले मानसून को दक्षिणी पश्चिमी मानसून, अपन ने देखा था ना एरो के आधार पे, दक्षिणी पश्चिमी मानसून या ग्रीष्म कालीन मानसून या उष्ण कटिबंधीय मानसून कहा जाता है। क्योंकि देखो दक्षिणी पश्चिमी मानसून तो उस एरो के आधार पे कहते हैं, इसको लाने में जो योगदान रहता है वो ग्रीष्म ऋतु का रहता है, इसलिए इसे ग्रीष्मकालीन मानसून कहते हैं। और जिस बेल्ट से इसकी उत्पत्ति होती है मेरे भाइयों, देखो इस पूरी बात को मैं समझाता हूं आपको कैसे कैसे ये मामला। जी गुरुजी, ये जो नाम पड़ा है, ये जो नाम आप देख रहे हो मेरे भाइयों, इसमें सबसे पहले तो ये उष्ण कटिबंध वाला मानसून क्यों कहते हैं आपको मालूम है? ये कर्क रेखा, बिल्कुल गुरुजी, और ये आपकी भूमध्य रेखा, जी गुरुजी, और ये आपकी मकर रेखा, जी गुरुजी, और ये मानसून उत्पन्न हुआ है यहां से, जी गुरुजी। अब यहां से उत्पन्न हुआ है तो मेरे को एक बात बताइए ना आप, इस मानसून को जब ये यहां से उत्पन्न हुआ है हिंद महासागर से, तो कर्क रेखा से और मकर रेखा के बीच के भाग को, कर्क रेखा से और मकर रेखा के बीच के भाग को बताइए अपन बोलते हैं कि नहीं बोलते? उष्ण कटिबंध। बिल्कुल बोलते हैं गुरुजी, सही कह रहे हैं आप।
इसीलिए बेटा इस मानसून को एक नाम दिया गया है, क्या? उष्ण कटिबंधीय मानसून। ठीक है सर। दूसरी बात, जब ये पवनें भारत में पहुंचती हैं तो इस डायरेक्शन में मुड़ जाती हैं, बिल्कुल मुड़ जाती हैं सर। और इस डायरेक्शन में मुड़ने के बाद जब हम इन पवनों को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि इन पवनों की स्थिति हो जाती है दक्षिण पश्चिम, इसलिए इसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून बोला है। राइट सर। और जब ये मानसून हमारे यहां आता है तब भयंकर गर्मी पड़ रही होती है भारत के अंतर्गत, तो कौन सी ऋतु का माहौल होता है? ग्रीष्म ऋतु का। इसलिए बेटा इसे क्या और कहते हैं? ग्रीष्मकालीन मानसून कहते हैं। तो इसके जो तीन नाम है, उष्ण कटिबंधीय मानसून भी इसको कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय मानसून भी कहते हैं। पता है रीजन क्या, क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस बेल्ट में ये उत्पन्न होता है वो उष्ण कटिबंध कहलाती है। तो उष्ण कटिबंधीय मानसून भारत में जब आता है तो डायरेक्शन के आधार पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून, और मेरे भाइयों ग्रीष्म ऋतु में आता है तो इसलिए इसे क्या कह देते हैं? ग्रीष्मकालीन मानसून। अगली बात मेरे भाइयों यहां से ये ध्यान रखेंगे जी गुरुजी कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति मैंने आपको कहां से बताई थी? बताइए। हिंद महासागर से होती है। डन डनाडन गुरुजी, एकदम सही कह रहे हो आप, बिल्कुल। चलिए बेटा, ओके ओके सर। चलिए अगला बेटा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून केरल के कहां पे बेटा? केरल के मालाबार तट पे पहुंचने के बाद बताइए कितनी शाखाओं में बट गया था? 2 शाखाओं में। ये 2 शाखाओं में कौन बटता है? ध्यान रहे, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। बिल्कुल बताता सर। जैसे ही आपने ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून लेके आए थे जी गुरुजी, ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून, और जैसे मेरे भाइयों ये यहां पे टकराया था आपका कौन सी जगह पे? यहां केरल के मालाबार तट पे टकराया था। उसके बाद ये कितनी शाखाओं में बट गया? 2 शाखाओं में। इधर वाली शाखा को आप कहेंगे क्या? बंगाल की खाड़ी का मानसून, और इधर वाली शाखा को आप कहेंगे क्या? अरब सागर का मानसून। इसका मतलब दक्षिणी जो पश्चिमी मानसून था इसकी खुद की 2 शाखाएं हैं, एक ये और एक ये। इधर वाली शाखा को आपने क्या नाम दिया था बताइए? इधर वाली शाखा को आपने नाम दिया था अरब सागरीय मानसून। ओके सर। ये वाले को बोला था अरब सागरीय मानसून, और इस वाली शाखा को आपने कहा था मेरे भाइयों बंगाल की खाड़ी का मानसून, बंगाल की खाड़ी का मानसून। तो इस वाली शाखा को तो आप कहेंगे अरब सागरीय मानसून, और इस वाली शाखा को कहेंगे बंगाल की खाड़ी का मानसून। ये रही आपके पास दोनों शाखाएं, अरब सागरीय मानसूनी शाखा और बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा। बोलो डन डनाडन। मजा आ रहा है ना पढ़ने में? जल्दी से एक बार और कमेंट कर दो यार, क्योंकि मेरा गला थोड़ा सा चिल्लाते चिल्लाते थक गया। एक बार मैं आपके कमेंट देखना चाहता हूं कि हाँ भाई साहब बात समझ में आ रही है ना? मानसून बहुत बहुत इजी है ना समझना, और अगर इजी है तो बिल्कुल दिमाग में बैठ रहा होगा सीधा सीधा। हाँ गुरुजी ये तो आप सही कह रहे हो, एकदम राइट दिमाग में बैठ रहा होगा। और मेरे भाइयों जो बच्चे ये कह रहे थे कि सर एमसीक्यू कराइए, भाई साहब कल क्लास हुई थी रात्रि को 8 बजे से लेकर 12 बजे तक एक मैराथन क्लास लिए मैंने कल। अपना लक्ष्य क्लासेस जो अपनी ये वाली क्लास चलती है जूनियर वाले आपके यूट्यूब चैनल पर, और वो लक्ष्य क्लासेस का जो सीनियर वाला है उस पे मेरे भाइयों 8 से 12 तक ये जितने भी चैप्टर मैंने कराए ना आपको, इन सब के एमसीक्यूज करा दिए मैंने कल रात्रि को 8 से 12। तो मेरे भाइयों वहां से उस क्लास को देखिएगा, आपकी तैयारी कितनी अच्छी है वहां से आप जानिएगा। जी गुरुजी जी ओके। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून केरल के मालाबार तट पर पहुंचने के बाद 2 शाखाओं में बढ़ जाता है, जिसमें एक शाखा का नाम क्या रहेगा बेटा? एक शाखा का नाम रहेगा अरब सागर का मानसून, और एक का रहेगा बंगाल की खाड़ी का मानसूनी शाखा। ओके सर, डन डनाडन। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अरब सागर का मानसून आपके पास आ चुका है मेरे भाइयों, और मैंने क्या क्या बातें बताई थी इसमें? चलिए गुरुजी दोबारा से बता दीजिए ना एक बार। लीजिए भाई साहब, अरब सागर के मानसून में, मानसूनी पवनों में, अरब सागरीय जो मानसून है इन मानसूनी पवनों में मेरे भाइयों ध्यान रखना जो आपके पास आर्द्रता रहेगी वो कितने प्रतिशत रहने वाली है? 65। ओके सर। और ये राजस्थान में, ये मानसून राजस्थान में मेरे भाइयों जो मानसूनी वर्षा कराएगा, ये आपका जो राजस्थान में मानसूनी वर्षा कराएगा वो भी ध्यान रहे मात्र कराएगा 10%। अरब सागर के मानसून का बेटा आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में प्रवेश कहां से होगा, तो यह भी ध्यान रखना अरब सागर के मानसून का राजस्थान में प्रवेश होने वाला है बांसवाड़ा से। ओके सर। इस मानसून से भाई साहब आपसे पूछा जाए राजस्थान में वर्षा कहां पर होगी, इस मानसून से राजस्थान में जो वर्षा होगी भाई साहब वो आपका एक जिला बांसवाड़ा, समानांतर अरावली के चलते रहिए आप इस प्रकार से जो फ्रंट पे पड़ते हैं बांसवाड़ा, फिर आएगा आपका डूंगरपुर, जी गुरुजी, फिर आएगा आपका उदयपुर। ओके सर। और फिर आ जाएगा कौन? सिरोही। एकदम गुरुजी राइट कह रहे, गर्दा उड़ा रखा है सर। इसके अलावा अरब सागर के मानसूनी पवनें जो हैं ये वापस से अरब सागर का मानसून कितनी शाखाओं में बटा था सर? ये वापस से 3 शाखाओं में बटा था, जिसमें सबसे पहली शाखा का नाम क्या था सर? पहली शाखा थी
पश्चिमी घाट की शाखा। गजब की बात गुरुजी, पहली शाखा पश्चिमी घाट की शाखा थी, दूसरी जो शाखा थी बेटा वो थी छोटा नागपुर की शाखा, छोटा नागपुर की शाखा। और मेरे भाइयों तीसरी जो शाखा थी उसका नाम था बेटा हिमाचल प्रदेश की शाखा। और भाई साहब इन तीनों शाखाओं में से मेरे भाइयों जो राजस्थान से संबंधित थी, इन तीनों शाखाओं में से जो बेटा आपकी राजस्थान से संबंधित थी, जी गुरुजी राजस्थान से संबंधित वो आपकी शाखा थी जिसको आपने कहा था क्या, हिमाचल प्रदेश की शाखा। गजब बात गुरुजी। अगली बात मेरे भाइयों अरब सागर का मानसून, बेटा ध्यान रखेंगे राजस्थान में सर्वप्रथम पहुंचता है। बिल्कुल सर, अरब सागर का मानसून राजस्थान में सर्वप्रथम पहुंचता है, लेकिन ध्यान रहे लेकिन मेरे भाइयों सबसे कम वर्षा कराता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, लेकिन सबसे कम वर्षा कराता है। अरे रीजन क्या है लाडलो, लेकिन सबसे कम वर्षा कराता है, कारण क्या है, कारण क्या है? तो आप क्या कहेंगे कि भाई साहब अरावली पर्वतमाला, आप कहेंगे बेटा अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला मानसूनी पवनों के क्या पड़ती है, समानांतर। अरावली पर्वतमाला मेरे भाइयों मानसूनी पवनों के क्या पड़ती है, समानांतर पड़ती है, इसलिए वर्षा क्या होती है लाडलो, कम होती है मेरे भाइयों, इसलिए वर्षा कम होती है। बोलो जल्दी से बोलो, ये सारा मैटर मैंने मैपिंग में बताया कि नहीं बताया? बात समझ में आई? ओके चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या क्या है अरब सागर के मानसून की शाखाएं। मेरे भाइयों आपने जब ये भारत का मैप बनाया था अरब सागर के मानसूनी शाखाओं को याद करने के लिए, तो मेरे भाइयों कहीं पे भी रटना नहीं था। अरब सागर के मानसून की ये 3 शाखाएं थी आपके पास, जी गुरुजी। और 3 शाखाएं वो आपके कौन कौन सी थी अरब सागर के मानसून की, मैपिंग में देख लीजिए बेटा। ये है आपका अरब सागरीय मानसून। ये कौन सा मानसून था, अरब सागरीय मानसून की शाखाएं। और अरब सागरीय मानसून की जो शाखाएं थी मेरे भाइयों वो 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कितनी थी बेटा, 3 थी, जी गुरुजी। उसमें भाई साहब सबसे पहली जो शाखा थी वो ये रही आपकी, जिसको आपने कहा था पश्चिमी घाट की शाखा। दूसरी जो शाखा थी वो आपकी ये रही, जिसको आपने कहा था भाई साहब छोटा नागपुर की शाखा। और जो तीसरी शाखा थी सर वो ये रही, जिसको आपने कहा था हिमाचल प्रदेश की शाखा। इसका मतलब आपके अरब सागरीय मानसून की 3 शाखाएं हैं, जिनमें मेरे भाइयों एक शाखा ये हिमाचल प्रदेश की, एक भाई साहब ये जिसे छोटा नागपुर की कहेंगे, और भाई साहब एक शाखा आपकी ये जिसे पश्चिमी घाट की शाखा कहेंगे। तो सबसे पहली अगर शाखा की बात की जाए तो आप कहेंगे सर पहली जो शाखा है वो कहलाती है पश्चिमी घाट की शाखा। ओके सर डन। दूसरी जो शाखा है वो कहलाती है मेरे भाइयों सेकंड वाली छोटा नागपुर की शाखा, छोटा नागपुर की शाखा। ओके सर। और जो तीसरी शाखा है बेटा उसे कहते हैं हिमाचल प्रदेश की शाखा, हिमाचल प्रदेश की शाखा। और ध्यान रहे इन तीनों शाखाओं में से पूछा जाए राजस्थान से संबंधित कौन सी है, तो बेटा ये हिमाचल प्रदेश की शाखा भाई साहब ये है मेरे भाइयों, ध्यान रखना राजस्थान से संबंधित है। अरब सागर के मानसून की वह शाखा जो राजस्थान से संबंधित है बेटा वो कौन सी रहेगी, हिमाचल प्रदेश की शाखा। कौन सी रहने वाली है, हिमाचल प्रदेश की शाखा। ओके सर डन। आगे जैसे बढ़े तो हमने देखा कि अरब सागर के मानसून से ध्यान रखना राजस्थान में मानसूनी जो वर्षा होती है मेरे भाइयों वो ओनली फॉर कितने प्रतिशत होती है, बस 10% होती है। ठीक है सर। यह मानसून राजस्थान में प्रवेश कहां से करता है, चलो अरब सागर के मानसून से राजस्थान में मानसूनी वर्षा 10%। ये मानसून राजस्थान में प्रवेश कहां से करता है, तो ध्यान रखना बेटा ये प्रवेश करता है आपके किस जिले से, बांसवाड़ा से। किससे, बांसवाड़ा। इसीलिए मेरे भाइयों बांसवाड़ा जिले को अपन ने क्या कहा है बेटा, इसीलिए इस बांसवाड़ा जिले को राजस्थान में मेरे भाइयों क्या बोला जाता है बेटा, मानसून का प्रवेश द्वार अपन ने कहा है। इसी कारण इस जिले को राजस्थान में अपन मानसून का क्या बोलते हैं, प्रवेश द्वार बोलते हैं। ठीक है सर। अगली बात, अरब सागर का मानसून राजस्थान में सबसे पहले पहुंचता है, राइट, लेकिन सबसे कम वर्षा कराता है। क्योंकि, तो अभी बता रहा था मैं, क्योंकि अरब सागरीय मानसूनी पवनों के, क्योंकि अरब सागरीय, ध्यान रखेंगे बेटा ये, क्योंकि अरब सागरीय मानसूनी पवनों के अरावली पर्वतमाला, अरब सागरीय मानसूनी पवनों के मेरे भाइयों अरावली, कौन सी बेटा, अरावली पर्वतमाला,
ध्यान रखेंगे अरावली पर्वतमाला कैसी पड़ती है मेरे भाइयों, समानांतर पड़ती है। अरावली पर्वतमाला समानांतर पड़ती है। तो अरब सागर का मानसून राजस्थान में सबसे पहले पहुंचता है, बिल्कुल राइट, लेकिन सबसे कम वर्षा कराता है। क्यों? क्योंकि अरावली पर्वतमाला इन मानसूनी पवनों के क्या पड़ती है, समानांतर पड़ती है। ओके सर, डन। इस मानसून से संबंधित इस मानसून से सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? तो मैंने बताया था ना कि सबसे ज्यादा वर्षा आपके इस एरिया में होगी, जिसमें बांसवाड़ा रहेगा, एक जिला आपका डूंगरपुर रहेगा, एक जिला आपका उदयपुर रहेगा और एक जिला आपका सिरोही रहेगा। यहां पे ये वर्षा ज्यादा क्यों होती है, उसके पीछे रीजन है मेरे भाइयों। देखो, जब आप राजस्थान का मैप ऐसे बनाते हो, जी गुरुजी हम बनाते हैं ऐसे बनाते हो, और बेटा यहां पे जब आप अरावली दर्शाते हो, इस प्रकार से जब अरावली दर्शाते हो गुरुजी, बिल्कुल, तो यहीं पे तो पढ़ते हैं जो आपका ये मानसून आ रहा है, अरब सागर का मानसून ये आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर। और अरब सागर का जब मानसून आता है तो ये वाला जो सामने फ्रंट वाला पोर्शन है, यहां इन जिलों से सबसे पहले टकराता है, इसलिए यहां पे ज्यादा वर्षा होती है। कौन से वाले मानसून से बेटा? अरब सागरीय मानसून। ये कौन सा मानसून है मेरे भाइयों? अरब सागरीय मानसून। और जब यहां आपके जो फ्रंट वाले जिले रहेंगे, उनमें एक जिले का नाम तो क्या है, बांसवाड़ा है। इसमें फिर अगला जिला जो इधर की तरफ रहेगा वो कौन सा है, डूंगरपुर है। फिर और जो रहेगा वो कौन सा जिला है, उदयपुर है। और ये वाला जो जिला रहेगा वो कौन सा है, सिरोही। इसलिए बेटा इन जिलों में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। अरब सागर के मानसून की दिशा क्या होती है? अच्छा पॉइंट है ये। देखो ये एरो दिख रहा है आपको, ये एरो दिख रहा है ना, ये एरो दिख रहा है। ऐसा कीजिए, इस एरो को बाहर निकाल लीजिए, अरब सागर के मानसून की दिशा आपके पास आ जाएगी। तो अरब सागर के मानसून की दिशा ये है। अब इस एरो पे कुछ नहीं करना आपको, बस सेंटर पॉइंट से 4 आपको भाग लगाने, ऐसे लीजिए। चलिए बताइए, ये साइड कौन सी हो गई सर? उत्तर हो गई। ये वाली साइड कौन सी हो गई? दक्षिण हो गई सर। ये वाली साइड कौन सी हो गई? पश्चिम हो गई। और ये वाली साइड कौन सी हो गई? पूरब हो गई। तो बताइए अरब सागर के मानसून की दिशा आई दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब, बिल्कुल राइट सर। तो अरब सागर के मानसून की दिशा रहेगी बेटा दक्षिण पश्चिम से, ध्यान रखना, उत्तर पूरब। तो अरब सागर के जो मानसून की दिशा होती है बेटा वो क्या रहेगी? दक्षिण पूरब से उत्तर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व रहेगी। ओके सर। अगला पॉइंट मेरे भाइयों, इस मानसून से राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में वर्षा नहीं होती। कारण क्या रहेंगे सर? तो सबसे पहला जो कारण रहेगा, एक तो रहेगा अरावली पर्वतमाला की, मेरे भाइयों अरावली पर्वतमाला की दिक् स्थिति। अरावली पर्वतमाला की दिक् स्थिति। दिक् स्थिति का मतलब है उन मानसूनी पवनों के क्या पड़ रही है, समानांतर। पहला रीजन तो सबसे बड़ा ये रहेगा कि इस मानसून से राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में वर्षा ना होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? तो अरावली पर्वतमाला की दिक् स्थिति या अरावली पर्वतमाला का उन मानसूनी पवनों के क्या होना बेटा, समानांतर, पहला। दूसरा रीजन क्या रहेगा भाई साहब? हम समुद्र से क्या है, काफी दूर है, तो दूसरा रीजन रहेगा समुद्र से दूरी, बिल्कुल राइट सर। क्योंकि समुद्र से जितना आप दूर रहेंगे, धीरे धीरे मानसूनी पवनों में नमी की मात्रा उतनी ही कम होती चली जाएगी। तो दूसरा रीजन रहेगा समुद्र से दूरी। और तीसरा रीजन रहेगा मरुस्थल में गर्म पवनों का चलना। मरुस्थल में गर्म पवनों का चलना। तो भाई साहब मरुस्थलीय जो क्षेत्र होता है उसमें स्थानीय गर्म पवन चलती हैं और ये उनके संपर्क में आती हैं तो इनको भी क्या कर देती हैं, गर्म कर देती हैं, इसलिए वहां पे मानसूनी वर्षा नहीं हो पाती। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट रीजन रहेगा वो आप ध्यान रखें, वो रहेगा अरावली पर्वतमाला की दिक् स्थिति। तो इस मानसून से राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में वर्षा नहीं होती है, उसके पीछे पहला रीजन रहेगा अरावली पर्वतमाला की दिक् स्थिति, दूसरा रहेगा समुद्र से दूरी और तीसरा रहेगा मरुस्थल में गर्म पवनों का चलना। ये तीन यहां पे रीजन रहेंगे मेरे भाइयों, जिसकी वजह से अरब सागर के मानसून से आपके पश्चिमी मरुस्थल में वर्षा नहीं होगी। ओके सर, डन। इसके बाद मेरे भाइयों जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूं तो फिर आ जाता है मेरे भाइयों बंगाल की खाड़ी का मानसून। तो अपन ने इस वीडियो के अंतर्गत जो देखा या इस अपन ने सेशन के अंतर्गत देखा वो केवल अपन ने पढ़ा है क्या बेटा, अरब सागर का मानसून, ना कि बंगाल की खाड़ी का मानसून। तो आज जो मैंने कराया उसमें क्या कराया वो बता देता हूं। मानसून अपन ने पढ़ा, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका जनक अपन ने किया था अल-मसूदी, और मानसून का अर्थ होता है ऋतु में परिवर्तन। मानसून की जो उत्पत्ति हुई थी वो हिंद महासागर से हुई थी और जैसे ही ये आपके भूमध्य रेखा को क्रॉस करके भारत में आया तो इसका नाम दिया था अपन ने दक्षिणी पश्चिमी मानसून, और ये पुनः दो शाखाओं में बढ़ जाता है, अरब सागर का मानसून और बंगाल की खाड़ी का। उसमें से अपन ने एक ही शाखा को कंप्लीट किया है आज, वो है अरब सागर का मानसून।
कल के सेशन के अंतर्गत अपन कंप्लीट करेंगे कौन सा, बंगाल की खाड़ी का मानसून। तो आज के लिए मेरे भाइयों जो मैंने बताया एक बार कमेंट करके बताओ यहां तक की बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई। आज जो मैंने आपको कराया ये यहां तक की बातें अरब सागर के मानसून की आपको समझ में आई या नहीं आई, पहले तो ये बताइए मुझे जल्दी से। फिर क्या है, कल अपन पढ़ने वाले बंगाल की खाड़ी का मानसून। और जितने भी नए भाई हैं मेरे भाइयों, ये 36वीं क्लास है, इससे पहले 35 क्लास कंप्लीट करा चुका हूं, उनको बेटा देखिए, सच कह रहा हूं ज्योग्राफी इजी लगने लगेगी। और कंपटीशन में जब बैठोगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके सही होंगे ज्योग्राफी के, ऐसा विश्वास आप मेरे पे कर सकते हैं और मैं भी आप पे ऐसा विश्वास कर सकता हूं, क्योंकि जब आप सुबह सुबह जगने के लिए मुझे देखने के लिए आते हो, इतना ज्यादा संख्या में पढ़ने के लिए आते हो, तो मुझे उम्मीद है कि आप भी पूरी ईमानदारी, शिद्दत और मेहनत के साथ मेरे भाइयों आगे बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार बढ़ते रहें, आपको अब की बार 2026 में आपके लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होगी मेरे भाइयों। चलिए, बिल्कुल गुरुजी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया मेरे भाइयों। चलो, आपको आज की बातें समझ में आई, ये बहुत अच्छी बात है मेरे भाइयों। आज का सेशन कैसा रहा ये कमेंट बॉक्स के अंतर्गत कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे मैं जब कमेंट पढ़ूं तो आपकी कोई अगर उसमें क्यूरीज होगी तो मैं उसका जवाब दे सकूं कल की क्लास में। तो कमेंट जरूर करें। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हमारे लक्ष्य क्लासेस के द्वारा जो पीवाईक्यू सीरीज चला रखी है पूरे राजस्थान के अंतर्गत मेरे भाइयों, यहां टॉपिक वाइज भी आपको इसमें क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज भी देखने को मिल जाएंगे। तो आपकी तैयारी को और धारदार बनाने के लिए मेरे भाइयों, आप किसी भी नजदीकी बुक स्टोर से जाके ये किताब आप परचेज कर सकते हैं या लक्ष्य क्लासेज के एप्लीकेशन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके सर। और अगली एक इंपॉर्टेंट बात मेरे भाइयों, आपको अगर हमारे लक्ष्य परिवार के द्वारा जितने भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, जितने भी टीचर यूट्यूब पे काम कर रहे हैं मेरे भाइयों, अगर उनका कंटेंट और पढ़ाने का तरीका आपको बहुत अच्छा लग रहा है और आपको उम्मीद है कि ये वो आपका कोचिंग सेंटर है जो हमारे सपनों में एक नई जान दे सकता है, हमारे सपनों को पूरा कर सकता है, तो मेरे भाइयों पीछे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए और हमारे लक्ष्य परिवार का हिस्सा बनिए। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग में वही 8 बजे उसी एनर्जी के साथ। तब तक के लिए मेरे भाइयों धन्यवाद, नमस्कार, जय माता दी, जय हिंद, जय जौहर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।